नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल स्मार्ट सिटी के CEO 2014 बैच के IAS ऑफिसर अंकित अस्थाना जी। अंकित जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, जिस प्रकार से स्मार्ट एक ऐसा शब्द है वर्तमान समय में जो हमारे लाइफ में हर चीज़ से जुड़ता चला जा रहा है। फ़ोन स्मार्ट्स हो रहे हैं, टीवी स्मार्ट्स हो रहे हैं, हमारे जो इतने और अप्लाइंसेस हैं उनमें सब में स्मार्ट कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही शहर की बात आती है तो अब स्मार्ट सिटी, तो निश्चित रूप से जो स्मार्ट फीचर है वो चीज़ों को अद्भुत बना देता है। तो शहर में स्मार्ट जुड़ने में लोगों के जहन में वही आता है कि एक अद्भुत सा शहर होगा। एक सामान्य फ़ोन और स्मार्टफोन का जो अंतर होता है, तो एक सामान्य शहर और एक स्मार्ट शहर का जो अंतर है, लोगों के जहन में एक चीज़ तो आती है। तो मूलतः एक अवधारणा में समझना चाहूँगा स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो भारत सरकार ने 2016 में लॉन्च किया था, उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आज जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है। आपने खुद ही जो मेंशन करा, स्मार्ट जो भी आपने चीज़ें कहीं, वो सभी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन है। तो स्मार्ट सिटी के तहत सरकार की ये मंशा है कि हमारी जो डे टू डे की अर्बन लाइफ और अर्बन प्लानिंग है, उसमें हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे लोगों की लाइफ में जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसमें हम सुगमता ला सकें। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जी, अब जैसे आपने कहा कि लाइफ में इस उनकी लाइफ में थोड़ा सा एक इजीनेस आए, सहूलियतें मिलें लोगों को। तो अभी देश में एक पर्टिकुलर शहर के एक एरिया को, जिसको आप ABD, शायद मैं जहाँ तक ठीक हूँ, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट आप कर रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी आगे आने वाले समय में जो शहर होंगे वो इन कॉन्सेप्ट पे डेवलप होंगे। तो जो मूलतः अभी जो ABD का जो डेवलपमेंट है भोपाल में, वो किस स्तर पर चल रहा है और कितने आप संतुष्ट हैं उससे? अभी ABD क्षेत्र विकास आधारित ही योजना है स्मार्ट सिटी। उसमें ऑब्वियसली ये था कि एक छोटे एरिया को डेवलप करा जाए और उसको एक आइलैंड की तरीके से शोकेस कर पाएँ, जिस तरीके से हमारी बाकी अर्बन प्लानिंग को होना चाहिए। भोपाल में भी जो हमारा नॉर्थ साउथ TT नगर का क्षेत्र है, उसी को इसमें लिया गया है। अभी देखा जाए, एक किसी भी शहर को करना, ग्रीन फील्ड भी अगर हम किसी शहर को उठाते हैं तो भी 5 साल का समय बहुत कम होता है जी। उसके फाइनल ऑब्जेक्टिव तक वो कितना अचीव करा है उस चीज़ को जज करने के लिए। और यहाँ तो हमने एक बसे बसाए एरिया में ही हमारे ABD इंटरवेंशन को हम लेके आए हैं। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन जितना 5 साल की गति पकड़ी है स्मार्ट सिटी परियोजना भोपाल ने, उससे मेरा मानना है, उसको भारत सरकार ने भी हमेशा एक्नॉलेज किया है। लगातार अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो उसमें भोपाल स्मार्ट सिटी फर्स्ट पे इसीलिए रहता है क्योंकि हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्केल के टेकअप हुए हैं और जो टाइमली कंप्लीशन भी उन लोगों का उनका काफ़ी रहा है। तो उस सेंस में मैं इसको काफ़ी अच्छा ही मानता हूँ कि अभी अच्छे हम पाथ पर हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी हमें और सफ़र तय करना है और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना है। जी, जिस प्रकार से अभी कोविड की महामारी के दौर में जो स्मार्ट सिटी के योगदान की बात हो, शहर में कचरे के निष्पादन की और कचरे के संग्रहण की बात हो, स्मार्ट सिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट तक ही सीमित है। आप शहर की विभिन्न अधोसंरचनाओं के सुगमता भरे कार्यों में भी योगदान दे रहे हैं। तो और क्या क्या स्मार्ट सिटी के फीचर्स हैं जो लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए ही ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट पूरे शहर की तमाम सारी रोजाना गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले हमारे कार्यकलापों में उपयोग में आ रही है? स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना की गई थी उसमें दो मेन घटक रखे गए थे। पहला, जैसा कि आपने शुरू में मेंशन किया था, ABD क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र आधारित विकास। दूसरा था पैन सिटी परियोजनाएं जो इसके अंतर्गत ली जाती हैं, जिसमें पूरे शहरी क्षेत्र में, जो ABD क्षेत्र के बाहर भी होगा, उसमें किसी भी इस प्रकार का इंटरवेंशन जो ICT बेस्ड हो और जो ओवरऑल स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव से कंप्लायंट हो, जिसका कि मैंने आपको कहा कि फाइनल एंड लोगों की लाइफ को कहीं ना कहीं सुगम बनाना है। तो उस प्रकार के कोई भी प्रोजेक्ट्स इसमें टेकअप हो सकते हैं। कोविड का जो बुरा समय सभी शहरों ने देखा, तो उसमें यदि आप देखेंगे, जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम जो है स्मार्ट जी। सिटीज़ के, वो अपने आप में एक बहुत मील का पत्थर साबित हुए, क्योंकि एक सेंट्रलाइज कमांड सेंटर का होना वुड हैव मेंट कि जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग वर्टिकल्स काम कर रहे थे, वो सब एक रूफ के नीचे बैठ के इजीली कोऑर्डिनेशन वहाँ पे संभव हो पाया।
आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया जैसे नगर निगम का जो कचरा निष्पादन वाला जो SWM का कार्य होता है, वो भी हमारे यहाँ पे ही ICCC के साथ में कोऑर्डिनेट करके अभी वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो जिसमें जो अर्ली मॉर्निंग गाड़ियाँ जाती हैं उनका व्हीकल टू व्हीकल पूरी सटीक हम लोगों की तरफ से मॉनिटरिंग जो है वहाँ से किया जाना संभव है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो साइकिल ट्रैक जो हमारा होशंगाबाद रोड की तरफ बना था, जो चार्टर्ड की हमारी शेयरिंग बाइसिकल्स आपको दिखती हैं, VIP रोड के पास में जो हमारी सोलर पैनल्स जो लगे हुए हैं वहाँ पे जो सोलर स्ट्रीट लाइट ली गई हैं, जो गिन्नौरी को कनेक्ट करने वाला जो आर्च ब्रिज बना है, तो इस प्रकार की कई पैन सिटी परियोजनाएं इसी परिकल्पना के साथ ली गई कि वो स्मार्ट सिटी के आइडिया को पूरे शहर के लोगों तक पहुंचा पाए। जी, जैसे आपने कहा कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में तो A to Z जो भी विकास होना है, जो भी डेवलपमेंट होना है, वो बिल्कुल स्मार्ट सिटी के रूल रेगुलेशन और नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। लेकिन पुराने शहर में जहाँ बहुत पुरानी अधोसंरचनाएं बनी हुई हैं, तो ओवरऑल उनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो जो बदला जा सकता है वो स्मार्ट सिटी बदलने की कोशिश कर रही। एक बड़ी परियोजना है शहर में, वो है पेयजल की, और उसकी सुगमता के लिए कई जगह पे लीकेजेस होते हैं, टाइम से पानी नहीं पहुंच पाता, कहीं प्रेशर कम है, ये मतलब एक आम समस्या है, कहीं गंदा पानी आ रहा है। अगर मैं जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर निगम हैं, अगर उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम का अगर मैं डेटा कलेक्ट करूं तो ये उसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या स्मार्ट सिटी इस दिशा में भी काम करेगी आगे, पेयजल वितरण के दिशा में? स्मार्ट सिटीज़ में बताना चाहूँगा ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है। वाटर स्काडा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन होता है जिसके माध्यम से पूरी जो वाटर सप्लाई की हमारी चेन होती है, राइट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है टिल द पॉइंट लोगों के घर तक पानी पहुँचता है, उस पूरे प्रोसेस फ्लो में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं कि कहाँ पे लीकेजेस है, कहाँ पे पानी की क्वालिटी कम रह गई है, कहाँ पे पानी के प्रेशर में कमी है या फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो स्काडा का प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। अभी पूरा प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज नहीं हो पाया, ऑब्वियसली थोड़ा उसकी बजटरी लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, तो बजटरी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन फर्स्ट फेज जो उसका है वो अभी फंक्शनल हो गया है। जी, तो ये स्काडा में सर क्या है मूलतः कि जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मतलब उनकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग जी, कि कितना पानी कहाँ गया है, कहाँ सप्लाई है, कहाँ लीकेज है, ये सब एक जगह से किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इवेंचुअली उसको ही स्मार्ट मीटरिंग से भी जोड़ा जा सकता है। एक सर इसको चाहे शिकायत मान लीजिए लोगों की, या ये एक हकीकत भी है कि हम जैसे ही एक विकास की परियोजना पर काम करते हैं, पहले किसी विकास की परियोजना पर वो उसको डिसमेंटल करना पड़ता है, खुदाई हो जाती है, कभी सीवेज की लाइन डाल रहे हैं तो कभी पाइप लाइन डाल रहे हैं तो कभी कोई और लाइन निकल रही है, और इसमें बहुत बड़ा पैसा आप मतलब चाहे गवर्नमेंट का पैसा इस पर बर्बाद होता है। हालांकि रेस्टोरेशन का काम होता है, लेकिन रिस्टोरेशन भी उस स्वरूप में आ नहीं पाता। तो एक बड़े लंबे समय को ध्यान में रखते हुए परियोजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। क्या स्मार्ट सिटी नगर निगम के साथ या अन्य जो निर्माण इकाइयां उनके साथ बैठ के एक ऐसा तालमेल नहीं बना सकता कि भाई जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं कम से कम उसमें 20 साल कोई परिवर्तन ना करना पड़े, या 20 साल तक होने वाले जो एक्सपेंशन है वो उसके ध्यान में रहें कि इसमें अगर 20 साल तक आगे कोई चीज़ें डेवलप होती हैं तो हम इनको बिना खुदाई करे, बिना अधोसंरचना को नुकसान पहुंचाए उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें मैं यही हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको वाटर स्काडा मेंशन करा, तो इसमें कहीं पे भी हम लोग एग्जिस्टिंग या किसी भी नई प्रकार की खुदाई के बारे में बात नहीं करते। ये जो पुराना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में तैयार था, उसी में कहाँ पे हम ICT के पॉइंट्स लगा के, हमारे सेंसर्स लगा के, और हम उससे डेटा ले सकते हैं जो हमें मैनुअल इंटरवेंशन से रोके। तो शायद कहीं आपका इशारा, जैसा मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, सीवरेज प्रोजेक्ट की तरफ भी है, क्योंकि खुदाई बेसिकली कहीं ना कहीं सीवरेज का वो है। वैसे मेरे मूलतः कार्य क्षेत्र से बाहर है। स्मार्ट सिटी एक बड़े अम्ब्रेला नगर निगम के अधीन ही काम करता है। वैसे हम एक SPV हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल सुपरिटेंडेंस हमारे ऊपर नगर निगम का ही होता है। नगर निगम कमिश्नर सर ही हमारे ED भी होते हैं। तो सीवरेज की जहाँ तक बात है, कार्य क्षेत्र की बाहर होते हुए भी मैं बस यही बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर पुरानी चीज़ में किसी भी प्रकार का चेंज किया जाना है तो ये लाजमी है कि सीवरेज जैसी चीज़ के लिए कहीं खुदाई तो होगी। रेस्टोरेशन वर्क्स में कई बार शायद कमियां रह जाती हैं, जिसका हमेशा कोई भी अधिकारी अगर रहता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मॉनिटर करते ही हैं कि उस चीज़ को समय में सुधारा जा सके। जी,
मैंने मतलब बहुत ही आपका ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, अद्भुत था ये जो साइकिल ट्रैक वाला। लेकिन साइकिल ट्रैक जैसे होशंगाबाद रोड पर है, और मैं एक ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ एक आम आदमी की जो बात है कि और भी ज़्यादा वो मुफीद और भी ज़्यादा वो यूज़फुल कैसे हो सकता है कि मेन रोड से आप अगर पूरे होशंगाबाद रोड का एक बार मैप उठाएं और लेआउट देखें तो मेन रोड से 2-3 किलोमीटर के अंदर कई कॉलोनीज हैं जो 2-3 किलोमीटर है। तो लोग सिर्फ उसे स्वास्थ्य के सबके पास उतना समय नहीं होता सर काम की वजह से, लेकिन अगर काम के दौरान वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए, जैसे कई मेट्रोज में लोगों को चलने के लिए मिल जाता है क्योंकि उन्हें सफ़र करना पड़ता है, तो मेन जो उनके पॉइंट्स हैं उनसे कॉलोनी के अंदर अगर उनके एक पॉइंट दे दिए जाएं जहां ट्रैक बनाने की भी ज़रूरत है नहीं है क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो अलग से एक सेपरेट चैनल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉलोनी से और अगर उनके जो स्टेशन हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी दें तो लोग जो ऑटो लेकर आते हैं या जो जिनको पैदल थोड़ा ज़्यादा टिपिकल पड़ता है वो उसका लाभ उठा सकते हैं और वो साइकिल्स जो हैं उनका यूज ज़्यादा हो सकता है। इस तरफ एक ध्यान देने की आवश्यकता है सर। जी जी बिल्कुल, ये आपका काफ़ी लॉजिकल फीडबैक है। और इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग अपनी तरफ से एक फीडर सर्विस भी प्लान कर रहे हैं, उसका टेंडर बहुत ही जल्द हम लोग फ्लोट करने वाले हैं। जैसे शेयरिंग बाइसिकल इंट्रोड्यूस की गई थी, वो एक सेट आइडिया के साथ इंट्रोड्यूस करी गई थी कि वो पहला इंटरवेंशन इस शहर में था। कुछ चीज़ें आप शुरुआत में लेके आते हैं जिससे लोगों का कहीं ना कहीं हम बिहेवियरल चेंज या लोगों का ध्यान एक तरफ आकृष्ट कर सकें, और फिर हम सेकेंड फेज में उस चीज़ को स्केल अप करते हैं। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का जो ये प्रोजेक्ट है ये इसी आशय से बनाया जा रहा है कि हमारे BRTS कॉरिडोर हो या भविष्य में जो मेट्रो परियोजना आ रही है वहां से लेके लोगों को हम घर तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी की सुविधा दे पाए। तो वो रहेंगी साइकिल की ही स्वरूप में, लेकिन वो बैटरी ड्रिवन होंगी कि जब तक व्यक्ति चाहे वो तब तक उसमें पेडल मार सकते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि थकान ज़्यादा हो रही है तो वो ई साइकिल की तरह वो यूज़ हो सकती है। तो ये परियोजना हम बिल्कुल, ये हमारा RFPs का बहुत जल्दी RFP तैयार है, टेंडर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसको फ्लोट कर देंगे। प्रदेश में मैं भोपाल और इंदौर इन दो जगहों पर मेट्रो की परियोजना भी चल रही है, तो चूंकि वो भी एक बड़ी अधोसंरचना निर्माण इकाई है, एक अलग कॉरपोरेशन है वो, लेकिन स्मार्ट सिटी से अछूता नहीं होगा। जैसे स्मार्ट सिटी, नगर निगम और ये PWD और आपका BDA भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये जितनी भी निर्माण इकाइयां हैं एक आपस में एक अच्छा संयोजन बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी निर्माण हो स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट आइडिया उस निर्माण में जरूर हो, ताकि भविष्य में जो चेंज करने पड़ते हैं कुछ ही समय बाद वो उनसे बचा जा सकता है। क्या इसके लिए एक इस टाइप का कोई कोलैबोरेशन किया गया है सर? कोऑर्डिनेशन कभी भी किसी भी सरकारी विभागों की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही मूल सिद्धांत है। यदि आप कोई भी पॉलिसी देखें, आप कोई भी विधेयक देखें जो बाद में जाके लॉ बनता है, वो कोऑर्डिनेशन के अराउंड ही वर्क करता है, क्योंकि किसी भी एक एक्ट में कभी कोई एक डिपार्टमेंट एम्पावर्ड नहीं होता। जहाँ तक बात है कि जो काम भी एजेंसी इस शहर में करती है उसमें स्मार्ट इनिशिएटिव डालने का, तो जो भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम उनके साथ टाई अप कर सकते हैं वो हम समय समय पे करते ही हैं। हमारी जो स्मार्ट सिटी की कंपनी होती है उसके चेयरमैन इसीलिए कलेक्टर महोदय को रखा गया है क्योंकि सारे विभाग शहर के अंदर उन्हीं के अधीन वर्क करते हैं। तो जब भी इस प्रकार के लिंकअप कराने की ज़रूरत होती है वो उनके एंड से होता ही है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत एक एडवाइजरी फोरम भी होता है। तो एडवाइजरी फोरम का मेन रोल यही है इस प्रकार के कंसल्टेशंस को लेना कि लोगों की बातें भी यहाँ तक आ सकें, प्लस जितने भी विभाग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं उनको स्मार्ट सिटी से किस तरीके से हम लोग समन्वय उनका बनवा सकें। जी, अभी अगर मैं अधोसंरचना विकास की बात करूं तो शहर में जो निजी बिल्डर्स हैं उनको बिल्डिंग बनाने की अनुमति नगर निगम से मिलती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेआउट पास होता है, रेरा से प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें ये डिपार्टमेंट जितना मेरी नॉलेज में है। लेकिन स्मार्ट सिटी जब कॉन्सेप्ट ही अब प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे है, तो क्या नए निर्माण में अभी तक स्मार्ट सिटी की कोई भूमिका है कि स्मार्ट सिटी से उन्हें ये चीज़ उन्हें स्मार्ट सिटी से अप्रूव करानी चाहिए, या फाइनल लेआउट में स्मार्ट सिटी की कोई भूमिका है? और नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि शासन स्तर पर इसको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सबको स्मार्ट आइडियाज़ आपकी तरफ से जा रहे हैं, तो जहाँ से शुरुआत हो रही है उसके पास अगर आपका आइडिया हो तो और भी बेहतर है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर से उसका हिस्सा नहीं है। जैसे यदि आपने देखा होगा जो अभी
कुछ दिन पहले ही 4 कमर्शियल प्लॉट्स भी जो एबीडी क्षेत्र में बेचे गए थे, उनका विक्रय वो कमर्शियल लैंड यूज वाले प्लॉट्स थे और स्मार्ट सिटी के द्वारा सिर्फ प्लॉट्स का सेल किया गया है। भविष्य में भी जो हम फेज 2 में अपने प्लॉट्स लेकर आएंगे वो पब्लिक सेमी पब्लिक वाले जो पीएसपी प्लॉट्स होते हैं वो हम लेके आएंगे। थर्ड फेज में हम रेसिडेंशियल प्लॉट्स लेके आएंगे। तो हम एक प्रकार से, आप अगर बहुत ही इसको क्रूड टर्म में समझाना चाहें तो जैसे एक डेवलपर होता है, हमारा मास्टर प्लान एरिया है जिसमें हम बेसिक फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे और प्लॉट्स को सेल करेंगे। तो उसके बाद ये चीज़ें, जितने भी कंप्लायंसेस, जितनी भी परमिशंस हैं, ये उसके परव्यू में आता है और ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हम कैसे इस चीज़ों में दे सकें जी। जहाँ तक सिर्फ स्मार्ट सिटी के सीमित कार्य क्षेत्र की बात है तो उसमें हम अपने टेंडर में ये ऑलरेडी इंक्लूड करके बोलते हैं कि जिस भी प्रकार की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन है वो हमारे द्वारा ही फैसिलिटेट उनको करी जाए। जी जी। अब जैसा आपने कहा कि अभी आपने कुछ प्लॉट्स जो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिहाज से निकाले हैं, सेल आउट किए हैं, देखा गया कि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी साइज के प्लॉट हैं, तो बहुत बड़े निवेशक ही जो है उनकी तरफ उसमें आकर डेवलपमेंट कर सकते हैं। छोटे निवेशकों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप के लिहाज से जहां सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकें, तो पहले प्लान में तो कोई भी मतलब एकर्स में था वो जो आपका लैंड एरिया था, तो क्या इस बार ये ध्यान रखा जाएगा कि छोटे प्लॉट भी कुछ हों जिसमें जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए उद्यमी हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें? जो एबीडी क्षेत्र के प्लॉट्स हैं उनको बड़े साइज में रखने के पीछे का यही इंटेंशन था कि हम बड़े निवेशकों को ही शुरू में अट्रैक्ट कर सकें। अगर आप शहर की भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे और एबीडी क्षेत्र को कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा एबीडी क्षेत्र है, तो इसको एक तेजी से डेवलप करके और इसको एक मॉडल की तरह शोकेस करना सो दैट पूरे सिटी में इन्वेस्टर्स भी आ पाएँ, लोगों को भी जो लाइफ में जो सर्विसेज चाहिए वो अकॉर्डिंगली उनको कमेंसरेट तरीके से मिल पाए, ये इसका प्रयास है। लेकिन सारे प्लॉट साइज उतने बड़े ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। जो सेकेंड फेज में हम लेके आ रहे हैं सब वेरीड प्लॉट साइजेस हैं, बट देन अगेन आई वुड लाइक टू रिफ्रेस कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल स्मार्ट सिटी प्लॉट सेल आउट नहीं करेगा। जी 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 जी। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के जो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है और तमाम चीज़ें हुई हैं उसको लेके कुछ एक क्वेश्चन मार्क हुए हैं, तो अब चूंकि आपने पदभार संभाला है तो प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर करना आपकी जवाबदेही भी है, तो और क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की जो कमियां खामियां किसी वजह से भी छूट गई हों वो ना हो? मामला अभी जांच में है तो मैं उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग में ये हमारा मूल दायित्व होता है कि कभी भी अगर कोई खरीदी या कोई विक्रय की प्रक्रिया हो तो वो संपूर्ण पारदर्शिता के साथ हो, जितने भी शासन द्वारा बनाए गए नियम हैं उसके अनुरूप वो चले, और स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय का ये हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है कि उस पूरी प्रक्रिया को हम फॉलो करें। जी। तो आप भी जब इस बार भी सेकंड फेज की अभी प्लॉट्स की आप सेल देखेंगे तो वो पूरे जो नियम कानून हैं उनको देख के ही हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल उसका कंप्लायंस। जी। जिस प्रकार से अगर एबीडी की मैं बात करूं तो जो टाइम के जिस टाइम फ्रेम में डेवलपमेंट होना चाहिए था उसी स्पीड से हुआ है, और आपको क्या लगता है कि कब तक जो छोटे मोटे और जो हर्डल्स हैं उनको क्लियर करके और एबीडी का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ जाएगा? अब लोग जब वहाँ से गुजरते हैं भोपाल से, भले ही खबरें इधर उधर की पढ़ के कोस लें स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को, लेकिन जब उस रोड से गुजरते हैं तो उन्हें फील तो होता है कि वो कहीं से जा रहे हैं, मतलब एक उनको अच्छी फीलिंग आती है। मैं अपनी भी इस चीज़ में, मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स का है, जो भी छोटा मोटा काम बचा है, तो आपको कब तक इसको पूरा करने का है अपने पास? हम लोगों का पूरा इसमें प्रयास ये है कि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा पलाश होटल के सामने जो 6 हमारी वहाँ पे मल्टी बन रही हैं, जी जी। उसके अलावा जो नान के पेट्रोल पंप के सामने हमारे जो मल्टी टावर्स बन रहे हैं, दशहरा मैदान का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हाट बाजार का है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दिसंबर के अंत तक पूरे कर पाएँ। जो हमारे इंटरनल रोड नेटवर्क्स की बात है उसमें थोड़े से इश्यूज ये हैं कि कुछ लोगों के विस्थापन के भी उसमें इश्यूज जुड़े हैं। कई जगह पे पेड़ काट के, हमें काटने से ज़्यादा ये भी ध्यान रखना है कि हम एवज में कहाँ पे पेड़ लगा पा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें हमारी उम्मीद ये है कि रोड्स निरंतर हमारी पूरी होती जाएंगी, लेकिन वो मार्च से अप्रैल तक का रोड्स में थोड़ा समय लगेगा उसमें। जी जी। ये जैसे अभी आपने एरिया जो भोपाल में ये एरिया मार्क किया है
टीटी नगर का। इसके बाद और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो स्मार्ट सिटी ने चिन्हित किए हैं कि आगे उनको उस लिहाज से डेवलप किया जा सकता है? एबीडी क्षेत्र के बाहर अलग से कोई एरिया ईयरमार्क करने का प्रावधान नहीं है, उतनी वो अधिकारिता भी हम लोगों के पास नहीं है नियम के अंतर्गत। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, पैन सिटी प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं, तो सिलेक्टिव प्रोजेक्ट जगह की आवश्यकता के अनुसार वो हम समय समय पे लेते आए हैं। तो शहर में सर अभी चूंकि स्मार्ट सिटी में तो आपका पदभार नया ही है, लेकिन शहर के विषय में तो आपको पर्याप्त ज्ञान होगा। क्या चेंज करना चाहेंगे? जब पेन सिटी प्रोजेक्ट की बात आती है तो आपके जहन में सबका अपना एक आइडियोलॉजी होता है, सबकी अपनी एक स्टाइल होती है काम करने की। तो भोपाल को देखते हुए, चूंकि भोपाल बड़ा खूबसूरत सा शहर है, जैसे आपने कहा कि वो जो आइडिया था सोलर लाइट का, शाम को जब वो लाइट्स जलती हैं ऑटोमेटिक, तो एकदम रोड का जो व्यू है एकदम ही अच्छा हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज जो खूबसूरती भी बढ़ाएं और सहूलियत भी बढ़ाएं, उसमें आपके दिमाग में हो कुछ कि ये तो हमें करना ही है अपने कार्यकाल में? अभी जैसे आपने मेंशन किया, वीआईपी रोड पे ही जो सोलर पैनल्स हमें दिखते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हमने लगाए हैं, उसी के साथ साथ हम लोग अभी बहुत ही जल्द लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी से कराने का प्लान कर रहे हैं। हमारा जो फाउंटेन हम लोगों ने राजा भोज सेतु पर लगाया है, वो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जब हमारे 100 करोड़ वैक्सीन्स का अचीवमेंट पूरा हुआ था, तो उसको ट्वीट भी किया था। उसको काफ़ी सुंदर वो फाउंटेन है और बहुत ही जल्द उसके लोकार्पण की हम लोगों को अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त एक प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है कि भोपाल जैसे सुंदर शहर को ये एडवांटेज हमेशा लेवरेज करना चाहिए था, वो था यहाँ की जिस प्रकार का हमारा वेदर है और जिस प्रकार की हमारी टेरेन है। 7 पहाड़ों का शहर ये हम लोग काफ़ी पहले तैयारी के समय भी ये सब देखा सुना करते थे। इतने सारे डैम्स हैं, फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल नज़दीक केरवा कलियासोत का हमारा लगा हुआ है। तो हम लोग एडवेंचर टूरिज्म की दिशा में थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। अच्छी चीज़ इसमें ये भी रही है कि हमारे पास इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइज़र भी है, विधिवत टेंडर करके कंसल्टेंट को हमने हायर किया। तो हम लोग केरवा डैम के पास में एक पूरा इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट जो है अभी कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक क्विक विन प्रोजेक्ट की तरह जितना जल्दी हम इसको कंप्लीट करके और लोगों के लिए ओपन कर सकते। तो ये जैसे टूरिज्म वाला जो आपने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, तो क्या आप इसमें मध्य प्रदेश जो है टूरिज्म कॉरपोरेशन है, टूरिज्म बोर्ड है, दो यूनिट काम करती हैं इसमें, तो उनके साथ इसमें एक समन्वय के साथ ये 3 बल्कि आप कहेंगे इसमें 4 अलग अलग एजेंसियों का समन्वय इसमें होगा। एक डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल होती है, स्मार्ट सिटी हो गया, उसके साथ साथ ही टूरिज्म के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, प्लस हमें फॉरेस्ट के साथ भी इसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि केरवा और कलियासोत दोनों ही क्षेत्र जो है वो आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हैं। तो इनके साथ ही हम लोग कोऑर्डिनेट करके इस प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम सर लोगों के जीवन को और सुगम और सरल बनाना है, उनके जीवन में उपयोग में आने वाली तमाम चीज़ों को और सहूलियत देना है। तो जैसे पेन सिटी की बात करी आपने, ये एक टूरिज्म की बात हो गई। कुछ चीज़ें होती हैं जो खूबसूरती के लिहाज से ठीक होती हैं, जो हमें मेंटल पीस देती हैं, जो बहुत ज़रूरी है। उनका हर चीज़ एकदम खुदाई और निर्माण पे ही आधारित नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखने भर से खुशी मिलती है। तो मेंटल पीस भी, हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस विश्व में काउंट होता है कहीं ना कहीं। तो हर चीज़ उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक और ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों, जैसे मार्केट में जैसे लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो एक पार्किंग एक ऐसा परेशानी का सबब है कि आप जगह तो नहीं बढ़ा सकते, जनसंख्या भी बढ़ रही है और मार्केट भी डेवलप हो रहे हैं। तो लोगों का मार्केट में एक क्राउड जो है, क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में सर कोई एक थॉट है क्या अपने पास? पार्किंग के 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन में एग्जीक्यूट करे हैं, और तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। बैरागढ़ में मल्टी लेवल कार पार्किंग है, न्यू मार्केट में सेंटर पॉइंट के पास टीटी नगर की जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है, और इसके अलावा जो एमपी नगर की हमारी कार पार्किंग है। बाकी क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने, क्राउड पर से तो नहीं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला जो काम है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा है, वो ट्रैफिक उसी से आता है। तो हम लोग अभी ट्रैफिक सिग्नल्स भोपाल शहर में वर्तमान में 3-4 अलग अलग एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं। तो हम वो सभी 66 जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको टेक ओवर करके और उसके अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें बेसिक जो सिग्नलिंग वाला वर्क है वो भी होगा, सर्वेलेंस भी होगा, जिसमें आपका रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम जो आरएलवीडी होता है, आपका नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम होता है, ओवर स्पीडिंग डिटेक्शन सिस्टम होता है, इसको हम उससे कवर करेंगे। बाकी जहां तक क्राउड मैनेजमेंट तो नहीं, बट क्राउड की एक कन्वीनियंस वाली बात होती है, तो जितने भी हमारे डार्क स्पॉट्स शहर के जो रहते हैं,
जहाँ कहीं ना कहीं परसेप्शन ऑफ सेफ्टी में कमी होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्मार्ट पोल का इनिशिएटिव जो लिया था, जी। जो स्ट्रीट लाइट्स 22,000 हुई और यूनिपोल्स जो आए, तो उस वाले इनिशिएटिव के थ्रू हम ये पर्पज सर्व करना चाहते हैं। समय सीमा के चलते सर मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा, लेकिन चूंकि जब कॉन्सेप्ट ही स्मार्ट हो तो समय बहुत कम पड़ जाता है। और कहीं मैंने सुना था कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की ये पंचलाइन है। लेकिन मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को सुनकर और समझकर ये कहना ज़्यादा लाजमी होगा, एन स्मार्ट आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो बहुत सारे स्मार्ट आइडिया के साथ भोपाल स्मार्ट सिटी भोपाल शहर के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए, उनको सहूलतें देने के लिए काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्मार्ट सिटी भोपाल में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, नए आयाम स्थापित करेगी। सर, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ स्मार्ट सिटी के बहुत सारे पहलुओं को स्पष्ट किया। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद।